हेलो बच्चों। आज बहुत दिन बाद है ना एक वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। बच्चों का कहना था कि एनिमल फिजियोलॉजी के कुछ इनिशियली जो चैप्टर्स हैं उनको बच्चे लोग नहीं पढ़ पाए थे, तो उन्हीं के लिए अपन लोग अ, कुछ शुरुआती चैप्टर्स अभी हम आपको दे रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और रेस्पिरेशन वगैरह, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला हो गया। तो इस इनको हम लोग है ना क्रम बाई क्रम एक एक करके सारे चैप्टरों को ख़त्म करना चाहेंगे, है ना। तो स्टार्ट करेंगे अपन लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से, है ना। तो आज से स्टार्ट करते हैं जो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। चलिए, अच्छा, अब इसमें है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये पाचन, डाइजेशन। तो हम पहले तो ये समझे कि डाइजेशन है क्या, हमें डाइजेस्ट करना किसे है। तो पहले आप ये समझिए कि हम डाइजेस्ट किसे करेंगे। तो हम कहेंगे कि सर हम जो भी फूड खाएंगे, है ना, उसको डाइजेस्ट करना होता है। या हम कह सकते हैं जिसे हम पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, जो हमारा न्यूट्रिएंट है, हम उसे कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व वो होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उससे हम लोग तोड़ करके क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी देंगे। तो पोषण क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट हैं ये। और ये क्या होता है? ये जो हमारा फूड है, जिसे हम खाना खाते हैं, इससे हमें क्या मिलती है, यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो हमें पाचन किसका करवाना है? फूड का। अब देखिए, जो हम फूड खाते हैं वो हमारा कैसा फूड होता है? वो कॉम्प्लेक्स है, वो हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं दे पाता है। उससे हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फूड में, ग्लूकोज बने, है ना, फ्रैक्टोज बने, इस प्रकार की चीजें बनती हैं इससे, है ना। तो हम कहेंगे कि फूड क्या है, हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है। तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स फूड को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंपल फूड में। अब सिंपल फूड क्या है? जब अपन लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस पढ़ेंगे तो उस प्रोसेस में हमें साफ साफ पता चलेगा कि अच्छा, ये ग्लूकोज था, सॉरी ये ऐसा था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, अच्छा ये बन गया, ये इसका सिंपल फूड है ना। तो हम कहेंगे कि यदि हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रोसेस जो कहलाती है, ये कहलाती है डाइजेशन। यही प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। ठीक है। अभी जो आप फूड हम खाते हैं, ये भी दो तरह का होता है ना। कुछ फूड ऐसे होते हैं, फूड को हम अभी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फूड ऐसे हो सकते हैं, कुछ फूड ऐसा होता है जिसे हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं उसमें दाल चावल वगैरह है। लेकिन अगर कोई नींबू खाता है तो नींबू जो होता है वो लेस अमाउंट पे लिया जाता है ना, दो चार बूंद डालते हैं जिसमें विटामिन है। हम दाल चावल खा रहे हैं, दाल भात खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या चीजें हैं, ये इस हिसाब से। दाल भात अपने अपने एरिया का तो चल ही रहा है ना, तो अपना तो बघेली चलता ही है ना। अपने को तो समझ में आने से मतलब है, अपने एग्जाम में आए तो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए बस, है ना। चलिए, तो अपन लोग क्या देखेंगे इससे, अपन को ये देखना है कि फूड हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो होते हैं जिसे हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, मोर अमाउंट पे लेते हैं। ये दो तरह के होंगे जिन्हें हम क्या करेंगे, मोर अमाउंट पे लेंगे। कुछ कैसे होंगे जो जिसे हम कैसा करेंगे, स्मॉल अमाउंट पे इनको लेते हैं ये। तो दो तरह के फूड हमारे बने। एक होंगे कौन से, मोर अमाउंट में जिन्हें लिया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट पर भी लिए जाते हैं, है ना। ये इसे हम लोग प्रॉक्सिमेट फूड भी कहते हैं, प्रॉक्सिमेट फूड भी है ये। और ये प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव मतलब ये हमें प्रोटेक्ट कराते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम मेंटेन करते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये फूड है जिसको हमें क्या करना होता है, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाएंगे। ये को फैक्टर की तरह कार्य करते हैं। अब को फैक्टर क्या होता है सर, ये भी बता दें। को फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो बॉडी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं,
उन्हें एक्टिव करने वाली चीजें ये होती हैं, को फैक्टर करते हैं। ये हमें एनर्जी तो नहीं देती हैं, है ना, ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करवाते हैं। जैसे हम नींबू खाया, उसमें विटामिन सी है ना, इससे इम्यून सिस्टम, जितने विटामिन वगैरह हैं उसे हम कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। चलिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग बनाते हैं एक रूपरेखा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कैसे करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होने जा रहा है ना। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों को बच्चों हम कह सकते हैं 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, है ना। जब हम इसे 3 पार्ट में, ये तीनों चीजें अलग अलग पार्ट में हम पढ़ लेंगे तो हम ऐसा मानेंगे कि हाँ चलो अब हमसे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्या क्या चीजें इसमें हमको पढ़नी होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें देखनी है, आइए देखते हैं, वो हम आपको बताते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमको चैप्टर की रूपरेखा इस तरह से रहेगी कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बताएं कि सबसे पहले हमें पढ़नी होती है, इसके अंदर का एक मेन पार्ट जो होता है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में ही बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल। आहार नाल क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये, कैसे होती है, नली के जैसा ट्यूब एक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर समाप्त होती है। सारे पार्ट अपनी बॉडी के इसी पे आते हैं, चाहे माउथ कहें, बकल कैविटी, यहाँ से जाओगे इसोफेगस, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, रेक्टम, कोलम, जितने भी हैं सब किसके अंदर की पार्ट है ये, है ना। ये कैसी होती है ये एलिमेंट्री कैनाल अपनी, ये क्वाइल्ड है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, क्वाइल्ड का मतलब होता है कुंडलित, ये कुंडलित है, घूमी हुई है इस प्रकार से। तो ये पूरा स्टार्ट फ्रॉम माउथ, कहां से स्टार्ट होती है, माउथ से, इंड ऑन एनस, समाप्त कहां पर होती है, एनस पर। कई जगह पर ये मोटी है, कई जगह पर पतली है, मतलब इसका डायमीटर जो है वो फिक्स नहीं है। कहीं पर डायमीटर इसका ज्यादा है, कहीं पर इसका डायमीटर कम है ना। जैसे अब बात करें कि माउथ से स्टार्ट हुई, इसोफेगस से जाते हुए और फिर स्टमक बनता है, तो स्टमक भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, पर वो क्या है, वहां पर उसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हमें ये एलिमेंट्री कैनाल पढ़नी है जिसमें सारे पार्ट आ जाएंगे। सर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड क्या है, क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब ये होगा कि उससे संबंधित कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो उसमें संबंधित होंगी, है ना। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, तो हम पढ़ेंगे, जैसे अपने पास रहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब होता है ऐसी पाचक ग्रंथियां जिससे पाचक एंजाइम वगैरह निकलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे, तो वो ग्लैंड कौन कौन सी है, कहाँ पर है ना। एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड और भी पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे इसी में, है ना। पैंक्रियाज भी इसी में हम लोग को देखना पड़ेगा, पैंक्रियाज। और एक चीज और है हमको इसमें देखना पड़ेगा, वो तो सलेवरी ग्लैंड भूल ही गई, है ना। क्या पढ़ना पड़ेगा, सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड क्या होंगी, लार ग्रंथियां। लार, लार से भी जो चीजें निकलती हैं, लार निकलती है, वो भी डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होती है, उसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह कुछ प्रेजेंट है ना, तो वो भी देखना पड़ेगा। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा प्रोसेस, कि हमारे पास इसको कौन सी प्रोसेस से खाना कहाँ पर कैसे डाइजेस्ट होता है ना। जैसे हम बात करें, पहली प्रोसेस हमारी होगी इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब होता है, इंजेशन मतलब होगा टेकन फूड, जैसे हम खाना खाएंगे उसे हम कहते हैं इंजेशन हो रहा है ना। जब हम खाना खाएंगे तो उसे खाने को लेना, खाने को खाना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। इसके बाद क्या होता है, जब हम खाना खा लेते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, तो दूसरी प्रोसेस हमारी रहती है डाइजेशन। यही ये पूरे चैप्टर का नाम भी है कि डाइजेशन कैसे होता है। अब अगर कोई चीज डाइजेस्ट हो गई है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा उसका एब्जॉर्प्शन। क्या करना पड़ेगा, अवशोषण। अवशोषण का मतलब कोई भी चीज कहाँ से कहाँ, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में कोई भी चीज इन्वॉल्व होगी। इसके बाद एब्जॉर्बेशन जब होगा तो इसके बाद अगली प्रोसेस आएगी एसिमिलेशन।
अब आप कहोगे ये क्या है एसिमिलेशन? एसिमिलेशन का मतलब ये होता है, देखिए जैसे हमने खाना खाया, एब्जॉर्ब हो गया मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन से, एब्जॉर्ब होकर के कहाँ गया? ब्लड पे गया। तो क्या पूरे ब्लड में ही अब ये न्यूट्रिशन घूमता रहेगा? नहीं, इनको सेल पे भी पहुंचाना पड़ेगा। तो जब ब्लड टू सेल ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ? ब्लड टू सेल, अगर ब्लड टू सेल ट्रांसपोर्ट होगा तो हम कहेंगे सिमुलेशन हो रहा है। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, जो हमारा फूड होगा जिसमें अनडाइजेस्टिव फूड वगैरह होंगे, उसे हम क्या कर देंगे? इजेशन। इजेशन का मतलब हो जाएगा उस अनडाइजेस्टिव फूड को बॉडी से बाहर रिमूव आउट करना। तो ये हमारा इस तरह से इस चैप्टर की रूपरेखा बनेगी। क्या रूपरेखा बनेगी बताओ? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, कोई पूछे भैया क्या है एलिमेंट्री कैनाल, हम बताएंगे आहार नाल। आहार नाल क्या होती है? बोलना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एकदम माउथ से स्टार्ट होता है, जहां से चालू होता है और इंडान कहाँ? एनस पर क्या होता है? ये समाप्त होता है। इसकी एक कई जगह पर फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कहीं कहीं पर इसका डायमीटर ज्यादा है, कहीं पर इसका डायमीटर कम है, फिक्स नहीं है ना। एसोसिएटेड ग्लैंड देखेंगे तो कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेती हैं? हम कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, है ना, लीवर हो गया, पैंक्रियाज, ये सब हम लोग को पढ़ना है इसी चैप्टर में। स्लैवरी ग्लैंड, है ना। प्रोसेस की बात करेंगे तो कौन कौन सी प्रोसेस? खाने को अंदर लेना, इंजेक्शन, टेकन फूड, डाइजेशन उसका कराना है तो डाइजेशन हो जाएगा, एब्जॉर्बेशन, अवशोषित करेंगे उसे, अवशोषित करेंगे तो फिर इसके बाद ब्लड से सेल में ले जाएंगे, एसिमिलेशन कहलाएगा, और इसके बाद बॉडी से उसको रिमूव आउट कर देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगा? ये हमारा पूरे चैप्टर का एक पूरी तरह से एक रूपरेखा बनी हुई है ना, जिसमें हमको क्या करना है? ये देखना है कि ये ऐसे ऐसे हमको खत्म करना है। जब ये सारे चैप्टर की ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो हमारा ये हो जाएगा कि चैप्टर खत्म। कुछ डिसऑर्डर वगैरह देख लेंगे, इसकी बीमारियां कि डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कौन सी बीमारियां हैं, है ना। जैसे अपनी कुछ बीमारियां इससे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, जैसे पाइल्स हो गया, है ना, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज वगैरह, ये सब इसी चैप्टर में थोड़ा सा कुछ बीमारियां भी देखेंगे। तो ये अपने चैप्टर की रूपरेखा, इसे नोट करते चलिए आप लोग, है ना। तो अभी हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? एलिमेंट्री कैनाल से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में आपको बताते हैं, कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ क्या है ना। तो हम लोगों को शुरुआत करना है कहाँ से? एलिमेंट्री कैनाल से, आहार नाल। अब सारे बच्चों को पता है कि ये स्टार्ट कहाँ से होगी? अगर एलिमेंट्री कैनाल है तो माउथ से स्टार्ट होगी, है ना। इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। अभी इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, अभी सिर्फ जर्नल सी बात हो रही है। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये आपका पूरा फूड पाइप चालू होगी, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, और दूसरा नाम भी इसका है ईसोफेगस भी कहते हैं, वो ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है। अच्छा, यहाँ पर दो पाइप हैं, ये अपना फूड वाली हो गई, इसमें पेरिस्टालसिस होती है ना, क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, जिससे जो अपना ये खाना होता है बोलस, उसकी उस क्रमाकुंचन गति के कारण नीचे पहुंचता है और सीधे कहाँ चला जाता है? स्टमक। इसोफेगस की खासियत अभी हम आपको अलग से भी पढ़ाएंगे। यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, जिस कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन भी नहीं होता है ना। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल की जो सिरोसा होती है वो भी अनुपस्थित होती है। ये कुछ पॉइंट हैं इसोफेगस के कि सिरोसा एब्सेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड एब्सेंट है। जब डाइजेस्टिव ग्लैंड ही नहीं है तो यहाँ पाचन कोई होता ही नहीं होगा, है ना, केवल ये रास्ता। अच्छा, यहाँ पर इसके बगल में एक और पाइप होती है जिसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप बोले तो ट्रैकिया, मतलब यहाँ से क्या जाता होगा? सबको पता चल गया सर, यहाँ से एयर जाती होगी जो हम सांस लेते हैं, और ये आगे जाकर के किस में खुलती होगी? लंग्स में। कहाँ जाएगी ये? लंग्स में चली जाएगी। और ये कहाँ जाकर के अब अपनी खुलने वाली है? सर ये अपनी जाकर के कहाँ खुलेगी? स्टमक खुलेगी, है ना। इसके बाद यहाँ से हमारी छोटी आंत, ड्यूडेनम बनेगा। ड्यूडेनम से क्या चालू हो जाएगी? छोटी आंत चालू होगी। इस प्रकार से छोटी आंत चालू होगी, छोटी आंत से यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर आएगा जो इसको बड़ी आंत में कन्वर्ट करेगा, जिसे हम लोग कहा करते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो यहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बनेगा, और इसके बाद ये अपनी बड़ी आंत इस तरह से क्वाइल्ड होते हुए आगे बढ़ेगी, है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा थैला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टम, बैग लाइक स्ट्रक्चर। और इसके बाद ये आगे चल करके इस प्रकार से कहाँ खुल जाएगा? एनस में।
है ना। ये सारे स्ट्रक्चर अभी हमको अलग से भी पढ़ने पड़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन अलग से देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन अलग से देखेंगे, ये रेक्टम वगैरह, और यहाँ पर कुछ स्फिंक्टर भी लगे हुए हैं, है ना, कैसे ये खाली होता है, इस प्रकार से ब्रेन इसमें मदद करता है कि कहाँ से क्या चीजें हो रही है, ये भी हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये एक जर्नल डायग्राम है। तो हम लोग इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अपना माउथ से स्टार्ट करेंगे, बोले तो बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। तो बक्कल कैविटी में हम लोग अगर मुंह खोल के देखें तो क्या क्या दिखता है, वो चीज अपन लोग बात करते हैं अब, ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद अपन लोग बक्कल कैविटी का डायग्राम बनाते हैं। चलिए, तो आइए देखते हैं, बक्कल कैविटी का डायग्राम बना के दिखाते हैं। अपन लोग क्या करते हैं, माउथ को ओपन कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या दिखता है ना। तो सबसे पहले तो अब पक्का है कि अगर आपको माउथ ओपन करना है तो सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर आएगा उसे हम लोग तो जानते ही हैं कि वो क्या है, लिप्स ओपन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनने वाला है, लिप्स बनेंगे। और लिप्स तो अपने दो हैं, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है ना। तो एक नीचे की तरफ का लिप्स बनेगा और एक ऊपर की तरफ लिप्स बनेगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक अपर लिप्स कहलाएगा, अपर लिप, और एक कहलाएगा लोअर लिप। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। तो ये कौन सा लिप कहलाएगा, ऊपर वाला, ये अपना ऊपर वाला कहलाएगा अपर लिप। ये अपना अपर लिप हो गया, और ये अपना कहलाएगा लोअर लिप, ठीक है। चलिए, यहाँ पर स्किन की फोल्डिंग होती है जो अपने दोनों लिप्स को फिक्स करती है, जिससे अपनी लिप्स जो होती है वो स्टेबल हो जाती है। और इस फोल्डिंग को हम लोग कहते हैं फ्रेनुलम। क्या कहते हैं, फ्रेनुलम। ये फोल्ड है, फोल्डिंग है, ये स्किन फोल्ड हो जाती है, तो वो स्ट्रक्चर बनाती है। इसका काम क्या होता है, ये स्टेबल करता है, स्टेबल द लिप्स। जो अपनी लिप्स हैं उनको क्या कर देता है, स्टेबल बना देता है। नीचे भी ऐसे है ना, यहाँ भी क्या है, फ्रेनुलम है। और ये भी क्या करेगा, ये भी अब क्या करेगा, सेम स्टेबल बनाएगा अपने लिप्स को। तो ये अपना लिप्स हो गया। लिप्स की एक आध खासियत आप जानते भी होंगे कि लिप्स में स्वेट ग्लैंड नहीं होती हैं, है ना, पसीने वाली ग्रंथियां इसके अंदर नहीं होती हैं। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा आप टेस्ट ले पाते हो, जिसे क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। टंग माने जीभ, है ना। इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनका कनेक्शन भी ब्रेन से होता है। ब्रेन तो आपको पता ही है, सारा सेंटर ही ब्रेन है ना। चाहे सुनना हो, चाहे देखना हो, चाहे टेस्ट लेना हो, सबके लिए ब्रेन है ना। अब हम सामने से देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें, अब ये 3D में तो है नहीं, सामने से हमें जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो हार्ड रहेगा ऊपर की तरफ, उसे हम कहेंगे हार्ड पैलेट। क्या कहेंगे, हार्ड पैलेट। जब आप पीछे जाएंगे तो ये थोड़ा सा कोमल मिलेगा, इसे कोमल तालु कहते हैं, जो कहलाएगा सॉफ्ट पैलेट। क्या कहलाएगा, सॉफ्ट पैलेट। और इसके नीचे इधर बाहर घंटी जैसी संरचना ऐसे छोटी सी लगी होती है, कभी देखिए, मुंह खोल करके देखना, सारे बच्चे देखे भी होंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूबुला कहते हैं, यूबुला, है ना। इसका भी काम है, जो इधर से नेजल चैम्बर जाते हैं, है ना, तो अगर पानी पी रहे हैं तो उसको ये जा करके ढक लेता है कि कोई भी चीज, और पता चला उल्टा बैक ना मार दे, है ना, पी यहाँ से रहे हैं, नाक से बाहर से पानी निकलने लगे, तो ऐसी चीजें होती है ना। इसके बाद यहाँ पर गम लगे हुए हैं, गम्पोसिस, जिसके कारण आपके यहाँ यहाँ अगल बगल पूरे में दांत लगे हुए हैं, इस प्रकार से टीथ बना हुआ है इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर दांत हैं, कितने हैं अब वो तो पता ही होगा कितने होंगे, है ना। एक एडल्ट में कितने दांत होते हैं, 32। तो अब ये गिनने मत लगना भैया कि यहाँ 32 तो सर बनाए ही नहीं हो। इसके यहाँ पर क्या है, ये टीथ होंगे यहाँ पर, है ना। हाँ सर, ये कैसा आदमी बनाए हो, चार चार मिनट, 16 ही दांत हैं इसके। कोई बात नहीं, समझना भी बताएंगे कि टीथ होते कितने हैं, कितने मिल्क टीथ हैं, कितना क्या है, सारी चीज बताएंगे, है ना। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं, टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स होते क्या है वास्तव में, यहाँ पर टॉन्सिल है, टॉन्सिल होते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होते हैं, लिम्फ नोड अपने इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अभी इतना ही समझो, इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है ये। क्या होता है, ये अपने इम्यून सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर ये टॉन्सिल्स हैं, यहाँ पर इसकी क्या है, गांठें हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉन्सिल कहते हैं। ये टंग हो गई, हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया, ये यहाँ पर इतना स्ट्रक्चर दिखते हैं। अब हमको करना क्या है, कुछ ये चीजें पढ़नी, जैसे टंग को अलग से पढ़ना है, ये पैलेट देखना है ना, टीथ को अलग से स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये तो केवल एक ओपन माउथ की तरह डायग्राम है।
अब देखो ऊपर की लिप्स होगी, नीचे की हो गई, क्या बना, एक बक्कल बन गया। इसलिए इसका क्या नाम रखा जाता है, बक्कल कैविटी इसका नाम रख दिया है ना। ऊपर बन गया सॉफ्ट पैलेट, नीचे क्या बन गया, हार्ड पैलेट। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनता है ना। और ये फैसिफोल्ड स्ट्रक्चर बना है, ऊपर भी तरफ है और ये जो है नीचे भी है, ठीक है। चलिए तो इसको भी डायग्राम बनाइए, इसके बाद अपन लोग क्या बनाएंगे, और टीथ इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद चलते हैं, नोट कर लेंगे इसको। वीडियो रोक करके बना लीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, अलग अलग करके स्ट्रक्चर देखते हैं। अब जो जो दिखा है, जैसे सबसे पहले टीथ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम दांत बनाए, है ना, अब आप देखने में तो लगना कि सर कहाँ बना रहे हो, है ना, समझ में आना चाहिए। अपना एक उद्देश्य है, अपना उद्देश्य ये है कि हमसे क्वेश्चन बने बस, है ना। चाहे हम उर्दू में याद कर लें, चाहे इंग्लिश में याद कर लें, चाहे हिंदी में, पेपर में आए अपन को बन जाए, बस हो गया। ये वीडियो सबके लिए है, नीट वाले भी देख सकते हैं, नर्सिंग वाले भी देख सकते हैं, कोई अगर तैयारी कर रहा है जिसमें कि बायो के कुछ पार्ट आ रहे हैं वो भी देख सकता है। इससे कुछ बाहर ऐसा है नहीं कि जो जाएगा, थोड़ा बहुत अपने से भी देखना, बुक वगैरह प्रेफरेंस करिए, एनसीईआरटी देखिए। एनसीईआरटी में कोई चीजें अगर आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं, ऐसा होगा नहीं, मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा, अगर ऐसा होता है तो आप उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। चलिए अभी टीथ का स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले, है ना। चलिए तो सबसे पहले जहां जितना दांत हमको दिखता है सिर्फ उतना नहीं है, दांत नीचे भी गम में धसा हुआ मसूड़ों के अंदर। तो सर जो दिखता है वो क्या है, जो दिखता है उसे हम लोग दांतों के दिखने वाला पार्ट जो ये ऊपर है उसे हम लोग क्राउन कहते हैं। और जहां से ये नीचे चला जाता है यही क्या है, नेक है। और ये नीचे जो और धसा हुआ दांत का पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। अभी इतना समझा हमने कि दांत के कितने पार्ट हैं। तो दांत के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से सर, एक क्राउन है, एक नेक है और एक दूसरा रूट है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और भी बातें देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। यहाँ देखिए, दांतों के ऊपर जिस पर आप ब्रश करके आते हैं, जिसके कारण आप कहते हैं कि इसके दांत एकदम व्हाइट हैं, तो एक व्हाइट कलर पूरा दांत नहीं है व्हाइट, ये दांतों की चमक जो होती है इसके ऊपर एक पॉलिश चढ़ी हुई है, एक मटेरियल की, जिसे हम लोग कहते हैं इनेमल। इनेमल ये एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। एनिमल किंगडम का मतलब पूरे जंतु जगत में, दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें से अगर कोई चीज सबसे कठोर है तो ये इनेमल है। ये दांतों के ऊपरी परत है, ये है ना, आउटर सबसे ऊपर, जिसके कारण दांतों की चमक होती है। मतलब सर दांत इनेमल के बने नहीं है क्या, जी नहीं, दांत किसके नहीं बने हैं, इनेमल के बिल्कुल भी नहीं बने हैं, ठीक है। और इनके लिए एक सेल है, जो ये सेल इनेमल पदार्थ का सिक्रीट करती है। तो इनेमल किसके द्वारा निकलता है, तो इनेमल निकलता है एमिलोब्लास्ट सेल। तो याद रखना किसके द्वारा निकलता है, एमिलोब्लास्ट सेल। एमिलोब्लास्ट सेल जो होती है उनसे निकलता है इनेमल, और इनेमल के कारण दांतों की चमक है। एनिमल किंगडम का सबसे सबसे कठोर पार्ट है ये, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, सर तो दांत बना किसका है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। दांत जिस चीज का बना है, जिस पदार्थ का ये बना, वो तो पॉलिश हो गई, जिसका बना है उसे हम कहेंगे कि ये बना है डेंटाइन का। तो दांत जिस चीज का बना होता है उसे डेंटाइन कहते हैं। तो क्या सर एमिलोब्लास्ट सेल ही इसे निकालती है, बिल्कुल नहीं, इसे निकालती है ओडेंटोब्लास्ट सेल। ओडेंटोब्लास्ट सेल के द्वारा क्या बनाया जाता है, डेंटाइन बनाया जाता है। और इनेमल किसके द्वारा बनाया जाता है, एमिलोब्लास्ट के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम दांतों को देखें, अपने सामने को कुछ दांत देखिए, ऐसे जब हम दांतों को छूते हैं ऐसे, तो ऊपर से आपके दांत सामने से एकदम एकदम चिकने नहीं है, छोटे छोटे गड्ढे आपको दिखाई देंगे, इन्हें हम लोग कस्प कहते हैं। कस्प क्या कहते हैं, कस्प। इसी के कारण अगर किसी के दांत में कस्प होते हैं तो इस प्रकार के दांतों को ब्यूनोडोंट कहते हैं। तो हमारे दांत वास्तव में ब्यूनोडोंट हैं,
ब्यूनोडॉन्ट का मतलब होता है स्मॉल कस्प प्रेजेंट इन टीथ, छोटा सा गड्ढा। आप अभी ऊपर के दांत छुइए, आपको समझ में आएगा कि आपके दांत एकदम पैन नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है ना। तो हमारे दांत कैसे हैं, हमारे दांत सारे एक जैसे भी नहीं है, कुछ दांत के शेप अलग है, कुछ के सारे के काम अलग है। अपने 4 प्रकार के दांत हैं, तो जो हमारे 4 प्रकार के दांत हैं तो ब्यूनोडॉन्ट तो ही, होमोडॉन्ट नहीं है। होमो मतलब एक जैसे, हेट्रो मतलब अलग अलग है। तो हम ये भी कह सकते हैं ब्यूनोडॉन्ट तो है ही, साथ में हम कैसे हैं, हेट्रोडॉन्ट भी है ना। चलिए सर, क्या यहाँ तक यहाँ नर्व सप्लाई होती होगी? यस, नीचे से नर्व्स जाती है, ब्लड वगैरह जाता है, ब्लड सप्लाई होती है यहाँ इस पार्ट में। तो ब्लड सप्लाई और इन सब चीजों के लिए हमारे हमारे टीथ में एक फोरामेन बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं दांतों पर पाए जाने वाला फोरामेन, जो ब्लड वेसल्स और नर्व की वगैरह क्या करता है, नर्व सप्लाई ब्लड वेसल्स को भी क्या करता है, ब्लड वेसल्स वगैरह को ये यहाँ से सप्लाई करता है, और इसका नाम होता है एपिकल फोरामेन। क्या नाम होता है बताइए, एपिकल फोरामेन। तो एपिकल फोरामेन से बहुत सारी चीजें हम क्या करके खुलती है ना। दांत के अंदर एक कैविटी बनती है जिसे हम लोग कहते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या होती है, जैसे हम हमारे दांत पूरे कंप्लीटली डेवलपमेंट हो गए, इसके बाद वो बंद हो जाती है और जीवन भर वो बंद रहती है। जब तक वो बंद हो जाती है, दांत की ग्रोथ भी बंद हो जाती है। अगर अगर पल्प कैविटी किसी भी दांत की खुली रह गई तो उसका दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करता है ना। सर जैसे जैसे हम बात करें चूहे का, देखो चूहा क्या होता है, चूहा हमारे कॉपी किताब को कुतरता है, खाता कभी नहीं है। खाता तो फिर उसको काट करके वहां फेंक क्यों जाता है, खाता तो कॉपी ही गायब हो जाती, कहाँ गई थी, चूहा खा गई। जैसे टमाटर खाया तो टमाटर के पास खाने के बाद तो वो उसको खा लेता है, वहां ऐसा कुछ पड़ा तो रहता नहीं है। लेकिन कॉपी किताब खाया तो काट काट करके उसने क्या किया, वहीं पे फेंक दिया। इसका मतलब क्या है, वो क्यों करता है, क्योंकि उसके जो दांत होते हैं वो जीवन पर्यंत वृद्धि करेंगे, उसको घिसना पड़ता है, नहीं तो नीचे के इंसाइजर, पता चला ऊपर के इंसाइजर से घुस गए, उसके पूरे दांत जबड़ा ही बंद हो गया और चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। तो ये इसके अंदर पल्प कैविटी भी एक बनती है ना, जिसके कारण दांतों की वृद्धि कंट्रोल होती है। जैसे हाथी है, एलिफेंट टास्क, जो बाहर निकले होते हैं, दिखाने वाले दांत, खाने वाले नहीं, वो भी जीवन पर्यंत क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। दांतों की मजबूती के लिए, है ना, दांतों की मजबूती के लिए भगवान का बनाया हुआ सीमेंट भरा होता है, जिसे सीमेंटम कहते हैं, है ना, सीमेंटम कहते हैं, है ना। अपने दांत एक जबड़े की हड्डी में, मैंडिबल, मैक्सिला, है ना, इसमें जाकर के क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट है टीथ के बारे में, इनको हम लोग स्पेशल पॉइंट बना बना करके, है ना, कम से कम 10-12 पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, है ना। आज ही मेरा पहला वीडियो है, आप इसको बना लीजिएगा। कल लगभग 1 घंटे के वीडियो में अपन लोग ये सारी चीजें करेंगे, और एक एक करके आप इसको पढ़ते चलिएगा, है ना। ऐसा मत करिएगा कि चलो लास्ट में इकट्ठा देख लेंगे पूरा वीडियो और फिर सब पूरा याद हो जाएगा, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। वीडियो बनाते चलिए, है ना, वीडियो देखते चलिए और उसकी नोट्स बनाते चलिए और याद भी करते चलिए। ठीक, चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, है ना।